Hello friends, welcome to Human Paratus channel, your one-stop solution for UGC NET पेपर 1 प्रिपरेशन। तो आज हम इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं, UGC NET पेपर 1 में जो टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड है उसका सेकंड कीवर्ड हम देख सकते हैं लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट्स एंड एडल्ट लर्नर्स, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इस कीवर्ड पर आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे लास्ट 15 इयर्स के। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको ह्यूमन पैरेटस के लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म पर ले चलती हूं, जहां पर आप देखेंगे कि पेपर 1 के सभी टॉपिक्स डिटेल में कवर्ड हैं। तो अभी हम चलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, दैट इज सेकेंड कीवर्ड रिलेटेड जो चैप्टर है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी डिटेल्स देख लेते हैं, एक बार उससे गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर क्लासेस भी हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, बुकलेट भी है इन दी फॉर्म ऑफ ई कंटेंट एंड एज वेल एज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं लास्ट 15 इयर्स के वो क्विजेस की फॉर्म्स में डिवाइडेड हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं ई कंटेंट पर। ठीक है, पहले हम इस कीवर्ड से रिलेटेड जो भी हमें कवर करना है बेस्ड ऑन पास्ट 15 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो चेक कर लेते हैं। तो लर्निंग कॉन्सेप्ट तो ऑफ कोर्स हमें करना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में टीचिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बताए थे, इसमें सेम हम लर्निंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स जो हमारी कवरेज रहेगी वो हैपेजेड नहीं है, दैट इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन दी 15 years questions of past attempts। ठीक है, तो हम चलते हैं, सबसे पहले लर्निंग कंसेप्ट देखते हैं। तो लर्निंग कंसेप्ट में ऑफ कोर्स लर्निंग क्या होती है, व्हाट एक्चुअली इट मींस एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, वो हमें कवर करना है। देन एक बहुत ही अच्छा कीवर्ड दिया हुआ है टीचिंग एप्टीट्यूड में, recognizing individual differences। this is nothing but whenever a teacher takes the class, she or he has to take the class based on the needs of the different learners. So no two learners are same, no two people are same, so there are differences among the learners. That is why a teacher always need to take care of those individual differences to make his or her class effective। तो ये जो physical, cognitive, emotional, interest और aptitudinal, self conceptual, learning style related जितने भी differences हैं वो हमारे को अच्छे से पता होने चाहिए, and how one parameter is different from the other on which the individual differences are recognized in the class, वो भी अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। सो डायमेंशंस ऑफ लर्निंग भी एक कॉन्सेप्ट है which was given by Dr. Robert Marzano, right? Okay, which basically defines the learning process, right? However, it is quite uncommon। ठीक है, तो अगर हम कर लेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ लर्नर्स। अब टाइप्स ऑफ लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस से रिलेटेड ही टॉपिक है। ठीक है, इसको स्ट्रिक्टली इसी में कवर करना है। बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आवर लर्नर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एडोलेसेंट्स एंड एडल्ट्स, एंड इफ वी गो थ्रू द पास्ट ईयर क्वेश्चंस वी विल गेट टू नो कि कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट्स एंड एडल्ट्स देयर आर लॉट मेनी क्वेश्चंस इन द पास्ट अटेम्प्ट्स। ठीक है, क्लासरूम बेसिस में एक वाक मॉडल बहुत पॉपुलर है, दैट इज वी फॉर विजुअल, ए फॉर ऑडिटरी, आर फॉर रीड और राइट एंड काइनेस्थेटिक। ठीक है, सो दिस इज द डिस्टिंक्शन और टाइप्स ऑफ लर्नर्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लासरूम। सो इसको हम वाक मॉडल के नाम से भी जानते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ कंटेक्स्ट एंड सराउंडिंग्स द थर्ड कैटेगरी ऑफ लर्नर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सब हेडिंग्स, दैट इज फील्ड इंडिपेंडेंट एंड फील्ड डिपेंडेंट। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो फील्ड इंडिपेंडेंट बेसिकली कौन से होंगे, जो कि विच आर इंडिपेंडेंट, which can do self learning, they are not dependent upon the environment, they are not very much dependent upon their teachers or mentors, whereas field dependent जो होंगी उनकी dependency रहेगी, right? और field dependent जितने field dependent learners होते हैं they basically like to cooperate, they like to work in teams, and field independent जो होते हैं they like to compete rather than cooperating। ठीक है, क्योंकि ये self learners होते हैं। okay?
अब आप ये देख सकते हो, इसी में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स हमारे को थोड़ा डिटेल में कर लेना चाहिए, बिकॉज देयर आर सर्टेन डायमेंशंस बेस्ड ऑन विच वी कैन कैटेगराइज द characteristic features of adolescent learners, and we can make a particular distinction between these two types of learners कि academic हो सकते हैं, social हो सकते हैं. तो social मतलब linking oneself with the others, ठीक है. तो cognitive हो गया, that is brain related. तो ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए कि how one dimension or one parameter is different from each other in explaining the characteristic features of adolescent learners versus adult learners. ठीक है. इसमें बेसिकली ब्लूम्स टेक्सोनॉमी भी कवर्ड है, बट इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगा जिसमें उससे रिलेटेड PYQs कवर करेंगे, और थोड़ा सा ओवरव्यू भी मैं दूंगी व्हाट एग्जैक्टली दी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी. तो खाली PYQs कवर करने से तो कोई इतना रेलेवेंसी रह नहीं जाएगी. तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्या होती है उसका ओवरव्यू ले लेंगे, और उसके बाद बेस्ड ऑन दैट उसके ऊपर PYQs कर लेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से भी. ठीक है. तो ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए आप प्लीज जल्दी से ह्यूमन पैटर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए. ठीक है. एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का, विच इज गिवन बाय एडवर्ड थॉर्नडाइक एंड रॉबर्ट एस वुडवर्ड. ठीक है. तो दे हैव बेसिकली डिफाइंड कि कभी भी वेन एवर वी एक्वायर नॉलेज एंड वेन वी यूटिलाइज द सेम, वेन वी अप्लाई दैट एक्वायर्ड नॉलेज, तो किस तरह से ट्रांसफर ऑफ लर्निंग टेक प्लेस होता है. तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में हमेशा एक्विजिशन ऑफ नॉलेज तो होता ही है, एट द सेम टाइम हम उस नॉलेज को कैसे अप्लाई करते हैं. ठीक है. तो नॉलेज एक्विजिशन से तो काम चलेगा नहीं जब तक कि हम उसको अप्लाई नहीं करें. ठीक है. और एप्लीकेशन के साथ साथ हम जब भी न्यू लर्निंग करते हैं, दैट एग्जैक्टली इज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. ठीक है. तो इसमें बहुत सारे ट्रांसफर्स होते हैं, पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर. तो पॉजिटिव ट्रांसफर बेसिकली हो गया कि वेन नेवर दी वन लर्निंग helps to facilitate the other learning, that is positive transfer. तो negative में होता है hindrance हो जाती है when we are not able to learn due to previously acquired knowledge. For example, if I am comfortable talking in Hindi, so somehow speaking in French or speaking in German, that might be difficult for me, right? So that's a kind of negative transfer, जिसमें native language सीखने के बाद some other language से go through करना, that is not that easy. ठीक है. जीरो ट्रांसफर होता है whenever there is neither there is hindrance or nor the facilitating transfer is taking place. ठीक है. तो इस तरह से हमारे को ये ट्रांसफर्स करने हैं, और एक इसमें गाने लेवल्स ऑफ लर्निंग भी हमें कवर करना है, और इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनेगा. तो अगेन आप ह्यूमन पैटर्स चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए. ठीक है. कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ लर्निंग भी करने हैं, हालांकि दीज आर नॉट सेपरेटली मेंशन्ड इन द सिलेबस. ठीक है. बट स्टिल द क्वेश्चंस कम फ्रॉम दीज वेरी कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि लर्निंग डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, देयर आर सर्टेन टर्म्स, और इनको एक एक दो लाइंस में अगर हमारे को नॉलेज है अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स, तो हमारे को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, एंड वी विल बी एबल टू अटेम्प्ट दी आंसर्स इन दी एग्जाम. सो डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया होता है, डिसलेक्सिया होता है, डिसफेजिया होता है. तो व्हाट आर दीज टर्म्स एक्चुअली एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. देन देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट, मेटाकॉग्निशन. मेटाकॉग्निशन क्या होता है? बेसिकली दैट इज लर्निंग अबाउट योर्स ओन लर्निंग. ठीक है. हाउ यू लर्न, हाउ वन लर्नर लर्न्स, उसके बारे में नॉलेज होना, और बेस्ड ऑन दैट स्ट्रेटेजाइज करना कि हम अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, दैट इज मेटाकॉग्निशन. ठीक है. तो मेटाकॉग्निशन भी जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी आई विल पुट मोर इनसाइट्स इनटू इट. ठीक है. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी. तो टाइप्स ऑफ मेमोरी, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी. इसके ऊपर बेस्ड बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आते हैं. एपिसोडिक मेमोरी क्या हो सकती है? वेन एवर बेसिकली द मेमोरी विच इज रिलेटेड टू सर्टेन इवेंट्स ऑफ अवर लाइफ, स्पेसिफिक इवेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मैरिज हो गया, या हमने ग्रेजुएशन करी, एक सर्टिफिकेट हमारे को अच्छे से मिलता है, सेरेमनी होती है. तो वो सारे इवेंट्स जो है हमारे दिमाग पर
प्रिंट हो जाते हैं. सो वो होती है एपिसोडिक मेमोरी. सिमेंटिक मेमोरी होती है जो बेसिकली हमारी जनरल नॉलेज होती है अबाउट द वर्ल्ड, या फैक्ट्स होते हैं जो हमें लर्न है, जैसे हिस्ट्री की कुछ डेट्स हमारे को लर्न है, या सिटीज लर्न है, कैपिटल्स लर्न है, तो दैट कम्स इनटू योर सिमेंटिक मेमोरी. प्रोसीजरल मेमोरी क्या होती है, जैसे किसी भी टास्क को करने का कोई प्रोसीजर होता है, दैट इज योर प्रोसीजरल मेमोरी. ठीक है. Okay, how to tie your shoes, how to send an email. So there is certain procedure that to be followed. शॉर्ट टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरी हालांकि दोनों इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, यूज करते हैं लोग इंटरचेंजेबली, बट दैट डज नॉट मीन कि दोनों सेम है. शॉर्ट टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरी में बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है. शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है बेसिकली whenever we store information for a brief amount of time, that is called short term memory. लेकिन working memory में भी same चीज होती है कि temporary storage of information होती है, but that is capable of being manipulation. तो उस पर हम फर्दर प्रोसेसिंग कर सकते हैं, फर्दर मैनिपुलेशन कर सकते हैं. ठीक है. तो जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में हो गया कि यू माइट हैव सीन समवन a minute ago and the appearance of that someone remains in your mind, that is short term memory. ठीक है. और किसी मूवी में what happened a minute ago वो शॉर्ट टर्म मेमोरी का पार्ट हो गया. वर्किंग मेमोरी होता है, फॉर एग्जाम्पल you have done some calculation and that part of calculation is required in further other calculation. ठीक है. तो holding a concept in mind and combining it with another, that is like you are processing and you are manipulating that information and holding it for that for temporary purpose in your mind. ठीक है. ओके. ओके. सेंसरी मेमोरी होगी जो कि दैट इज विच इज रिलेटेड टू आवर सेंसेस. ठीक है. तो appearance of the car that drove by, smell of the restaurant you passed, तो दैट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेंसरी मेमोरी. प्रोस्पेक्टिव मेमोरी होती है फॉर एग्जाम्पल कि फ्यूचर इवेंट्स में जैसे हम कुछ मेमोराइज कर लेते हैं दैट आई हैव टू पे माई फोन बिल ऑन सर्टेन डेट. ठीक है. आई हैव टू पे माई फीस on certain date. These are nothing but these are the examples of prospective memory. ठीक है. To call someone back, to stop at the drugstore on the way home, to pay the rent every month. These are nothing but these are the examples of prospective memory. Then we have implicit. तो implicit and explicit दो types of memories और हैं. ठीक है. और implicit और एक्सप्लिसिट दोनों ही लॉन्ग टर्म मेमोरी है और इनकी फर्दर बाइफिकेशंस भी है विच आई विल टेल यू. ठीक है. तो जब भी हम अनकॉन्शियसली स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन को, दैट बिकम्स अवर इम्प्लिसिट मेमोरी, और जब हम कॉन्शियसली स्टोर करते हैं दैट बिकम्स एक्सप्लिसिट मेमोरी. ठीक है. ओके. लर्निंग कर्व इज ऑल्सो a very significant topic as far as these days attempts are there. ठीक है. आजकल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हमें लर्निंग वर्क करना ही है. लर्निंग कर्व होता क्या है? लर्निंग कर्व मतलब बिकॉज इट्स अ कर्व तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो रहेगी, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस चीज की रहती है? द रेट एट विच द लर्निंग टेक्स प्लेस. सो अगेन आई हैव टोल्ड यू नो टू लर्नर्स आर सेम. तो इनकी जो लर्निंग है ना, जो भी दो डिफरेंट लर्नर्स हैं इनके लर्निंग का रेट हमेशा अलग अलग रहेगा. ठीक है. तो इसके लर्निंग कर्व के फीचर्स भी हमारे को करने हैं. कुछ स्टेजेस होती हैं वो गो थ्रू करनी है. स्पर्ट्स आते हैं. ठीक है. देन डिक्लाइन आ जाता है परफॉर्मेंस में. देन प्लेटूज होता है. प्लेटूज मीन्स कि नो इम्प्रूवमेंट इज टेकिंग प्लेस आउट ऑफ सर्टेन डिस्ट्रैक्शंस. कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसमें प्लेटूज हो जाते हैं. ठीक है. तो फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग प्लेटूज कौन से हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हम थक जाते हैं और वी लूज इंटरेस्ट, या मोटिवेशन नहीं रहती, या अटेंशन नहीं है, कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो रही है. ठीक है. या हम प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली नहीं कर रहे हैं, या हमारे को जो मॉनिटर करने वाले हमारे मेंटोर्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो आउट ऑफ द प्लेस है. आउट ऑफ द प्लेस इन द सेंस कि वो नहीं है हमारे लिए, अभी वो मॉनिटर नहीं कर रहे हैं. तो दैट इज वाई अ प्लेटू कम्स इन अ लर्निंग कर्व. ठीक है. और ये एक ऐसा फेज है वेयर नो इम्प्रूवमेंट इज टेकिंग प्लेस इन लर्निंग. इनकंसिस्टेंट प्रोग्रेस मीन्स ऊपर नीचे इरेगुलर प्रोसेस होती है. फाइनल स्टेज कौन सी होती है? इट मीन्स वेयर नो लॉन्गर लर्निंग इज पॉसिबल. तो
प्लेचू और फाइनल स्टेज में फर्क है. प्लेचू में होता है कि हम बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस वी आर नॉट एबल टू शो एनी इम्प्रूवमेंट. There is no improvement in learning taking place. However, in final stage में there is no scope of learning further. ठीक है, तो वो हो गई फाइनल स्टेज. ओके, तो एक बार इस टॉपिक से रिलेटेड लास्ट 15 ईयर के क्वेश्चंस को गो थ्रू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग. सो लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. यस, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. Learning is prompted by individual needs. Yes, of course, it depends upon the individual needs. So no two learners are same. So as far as their needs are concerned, तो learning उसके ऊपर depend करती है. Learning is transferable. Yes, whenever we learn something, we apply that knowledge to some new problem or some new circumstances. That is why learning is transferable. ठीक है. So only statement here which does not depict the characteristics of learning, that is learning is temporary change in behavior. So learning is a permanent change in behavior, right? So इसका आंसर B रहेगा. Next question. Which of the following are the characteristics of learning? So simple statements are on the characteristics of learning. Learning is a temporary change in behavior. No, it is not a temporary change in behavior. It's a permanent change in behavior. Learning ends up to puberty. No, there is no specific age of learning. It's a continuous process. It's a never-ending process. Learning is active and creative. Yes, it is. Learning is goal-directed. Yes. Learning is motivated by adjustment. So what do you mean by this statement? That basically individuals they are driven to learn out of adaptation towards changing circumstances, changing situations, changing experiences, or the new variety of problems, right? So in order to improve ourselves, learning takes place, right? So only these two statements they are not the characteristics of learning. Hence the answer should be C, D and E. Okay, next, which of the following are the factors that affect learning? So if we look at the options, it's a very easy question. कौन से ऐसे factors हैं जो learning को affect करेंगे? Mental health of the learner, of course. So if he is mentally sound, the learning would be more effective. And attention span of the learner will also affect learning. Okay. Readiness means whether the learner is willing to learn or not. So that will also affect learning. And fatigue. So if the learner is fresh and not feeling tiresome, then also the learning will take place, right? So only factor which is not going to affect learning is here gender. So whether a boy or girl, that does not matter at all. Okay, so the answer to this question should be option B, right? Next, so in list 1 we are given the learner's attributes, and in the list 2 the meaning of these attributes are given. So look at the options: problem solving, creative thinking, critical thinking, decision making. So if we haven't read anything about these attributes of the learners, go by the options. Think about the simple meanings of the words. So if I am saying creative thinking, the creative सबको पता होता है that whenever we look at the things from different angles and find new ways of solving problems, that is my creative. So this is nothing but this is creative. Okay, and problem solving क्या होगा? The ability to address a problem for successful outcome. So this is my A part, right? So problem solving goes with 2. And decision making क्या होता है? Whenever lot many alternatives are present before us and we have to select certain course of action out of those alternatives, then that is decision making. So D goes with my 4th, right? So this is my decision making, and whatever is left, that is belonging to critical thinking, which is means ability to reflect upon the meaning and analyzing the facts. So in this way, option A is the correct answer. Okay,
आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग? अगेन रिमेंबरिंग द इंफॉर्मेशन एंड रिप्रोड्यूसिंग इट इन एग्जामिनेशन. सो लुक एट ऑप्शन ए एंड ई. These types of options, they are representing the short term outcomes of the learning, so they cannot be the answer, right? So always think beyond the short term outcomes. long term outcomes क्या होंगे किसी भी process of learning से related, वो अगर हम सोचेंगे then we will be able to reach to the correct answer. So remembering the information and reproducing it in examination, this is not learning. Synthesis and organizing of the old and new experiences resulting in a novel pattern, yes, it is correct. Carrying out activities which leave permanent, so permanent हो गया तो yes, long term आउटकम हो गया लर्निंग का. लर्निंग मीन्स एक्विजिशन, रिटेंशन एंड मोडिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस. यस, इन दी लास्ट वीडियो ऑफ माइन जहां पे मैंने टीचिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो बनाया है, उसमें अगर आप देखोगे तो मैंने आपको वहां पे भी बताया कि टीचिंग इज इम्पार्टिंग ऑफ नॉलेज वेयर एज लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज. तो ये भी करेक्ट है. तो इस तरह के कीवर्ड हम दिमाग में रखेंगे, देन वी विल बी एबल टू रीच टू द राइट आंसर. ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए बी, सी एंड डी. ठीक है, तो गुड मार्क्स स्कोर करने के लिए लर्निंग टेक प्लेस नहीं होती है. दैट इज नॉट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. ओके, आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस मे नॉट इफेक्ट लर्निंग? सो अब आप देखिए फिर से एक क्वेश्चन आया जिसमें आप हमको ये बताना है कि व्हाट आर द फैक्टर्स और इंडिविजुअल डिफरेंसेस विच मे नॉट अफेक्ट लर्निंग. तो हमेशा आप देखो ब्लड ग्रुप, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, इट डज नॉट मैटर. ठीक है, मेरा कॉम्प्लेक्शन, आपका कॉम्प्लेक्शन डज नॉट मैटर. हाइट, आपकी हाइट, लर्नर की किसी की भी हाइट जो होती है, दैट डज नॉट अफेक्ट लर्निंग. सो ओनली थिंग which talks about individual differences which have impact on learning, that is your age. ठीक है, तो अब यहाँ पे may not पूछा है, तो may not में आपकी आंसर आ जाएंगे बी, सी एंड ई. तो एज जो है, एज मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं या टाइप्स ऑफ लर्नर्स होते हैं, वी कैन कैटेगराइज बेस्ड ऑन देयर एज, दैट इज इन बिटवीन एडोलेसेंस एंड एडल्ट्स. तो एज फैक्टर आ गया ना, तो यहाँ पर इसीलिए आंसर इसका बी, सी, ई रहेगा. ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, तो किसी भी लर्निंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लर्निंग आउटकम्स को, वट एवर द इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स दैट नीड टू बी अचीव्ड, जो सोचा है वो आउटकम्स अचीव हो जाए, दैट इज द सोल पर्पस ऑफ लर्निंग. ठीक है, तो डी इसका आंसर रहेगा. आगे चलते हैं. ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटीज लर्नर्स हैव डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटी एंड फ्रैक्शंस. सो ये क्या है, लर्निंग डिसऑर्डर्स के ऊपर क्वेश्चन आया है. ठीक है, तो लर्निंग डिसऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं. डिसलेक्सिया क्या होता है? वेन एवर देर इज डिफिकल्टी इन रीडिंग और रिकग्नाइजिंग लेटर्स और वर्ड्स, दैट इज डिसलेक्सिया. डिस्प्रेजिया क्या होता है? डिस्प्रेजिया इज जब भी देर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मोटर स्किल्स और डिफरेंट लिम्स ऑफ द बॉडी, दैट इज डिस्प्रेक्सिया. डिसग्राफिया क्या होता है? वेन एवर द लर्नर इज फेसिंग डिफिकल्टी विद रिस्पेक्ट टू स्पेलिंग्स, दैट इज डिसग्राफिया. और डिसकैलकुलिया क्या होता है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस या मैथ्स की जो फिगर्स होती हैं उनसे रिलेटेड कोई भी अगर डिफिकल्टी आती है, सो दैट फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ डिसकैलकुलिया. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली इसका आंसर क्या होगा? डिसकैलकुलिया. राइट, आगे चलते हैं. अगेन लर्निंग डिसेबिलिटीज को वी हैव टू कनेक्ट विद देयर सिम्टम्स. तो डिसकैलकुलिया अगर आप देखोगे, इफ वी लुक एट दी ऑप्शंस, तो ट्रबल इन काउंटिंग, सो ए गोज विद 4, तो ए 4 मेरा इसमें है या इसमें है. ठीक है, अब आगे देख लेते हैं. और मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि जो डिस्प्रेक्सिया होता है, दैट इज नथिंग बट वेन एवर देर आर लैक ऑफ मोटर स्किल्स. ठीक है, मोटर स्किल्स में कोई कमी है, तो होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स. ओके, सो माई डिस्प्रेक्सिया डी गोज विद माई 3, तो डी जो है वो 3 है डी, इस कैपिटल डी में, तो आंसर डी होना चाहिए. तो बी 1 है. ठीक है, डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड राइटिंग वर्ड्स, एंड योर सी डिस्ग्राफिया इज डिफिकल्टी इन राइटिंग करेक्ट स्पेलिंग्स. ठीक है,
आगे चलते हैं. मेमोरी फॉर जनरल नॉलेज एंड फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड एज वेल एज मेमोरी फॉर द रूल्स ऑफ लॉजिक दैट आर यूज्ड टू डिड्यूस अदर फैक्ट्स दैट इज नोन एज. तो अभी क्या है, मैं आपको आंसर बताती हूँ, इसका है सिमेंटिक. तो अभी जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ मेमोरी दिखाया था ह्यूमन पेटस के एलएमएस पे, तो वहां पर हमने टाइप्स ऑफ मेमोरी डिस्कस करी थी. और सिमेंटिक मेमोरी क्या होता है, वॉट एवर नॉलेज वी हैव अबाउट द वर्ल्ड, वेदर इट इज अ जीके और कोई भी फैक्ट्स हैं जो हमें पता है, जैसे हम लर्न करते हैं, वो सिमेंटिक मेमोरी का पार्ट होते हैं. ठीक है, तो आंसर इसका बी है. अब चलते हैं आगे. Which of the following are the types और सब टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी. अब देखो लॉन्ग टर्म मेमोरी की टाइप्स और सब टाइप्स पूछी हैं, तो वट एवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी आई हैव शोन टू यू, तो उसमें आप ये देख लो कि कैटेगराइजेशन कैसे बनती है. लॉन्ग टर्म मेमोरी की ही कैटेगराइजेशन होती है. ठीक है, टू स्टार्ट विद अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म मेमोरी लिख रही हूँ, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं वो चेक कर लेते हैं एक बारी. बेसिकली जो मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी है ना, वो होती है डेक्लरेटिव भी हो सकती है और नॉन डेक्लरेटिव भी हो सकती है. ठीक है, व्हेन आई एम सेइंग डेक्लरेटिव, डेक्लरेटिव का मतलब है एक्सप्लिसिट, इसका दूसरा नाम है एक्सप्लिसिट. ठीक है, और इसका दूसरा नाम है इम्प्लिसिट. ठीक है, और दूसरे वर्ड्स में अगर मैं कहूं, सो दिस इज नथिंग बट वेन एवर यू कॉन्शियसली remember few episodes or life events, so that is explicit और declarative form of long term memory. implicit क्या होती है, unconscious या subconscious mind में जो हमारे रजिस्टर हो जाती है, that is implicit और नॉन डेक्लेरेटिव फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी. अब इसकी भी आगे फर्दर डिविजन्स हैं. ठीक है, क्या फर्दर डिविजन्स हैं कि ये जो एक्सप्लिसिट मेमोरी है ना, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज एपिसोडिक. ठीक है, एपिसोडिक मैंने बताया कि जब भी हमारे लाइफ के कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स होते हैं, वेदर गुड और बैड, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो एपिसोडिक मेमोरी में फॉल करते हैं. और दूसरा इसका है सिमेंटिक, जो कि अभी हम लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जनरल नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड. ठीक है, और अगर मैं इसकी कैटेगराइजेशन देखूं फर्दर, तो दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. वन इज योर प्रोसीजरल मेमोरी, तो जो भी हमारी लाइफ, जो भी हमारी मेमोरी में प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोसीजर रिलेटेड काम को हम याद करके करते हैं, दैट इज प्रोसीजरल मेमोरी. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे शूलेस टाई करने हैं, नॉट को टाई करना है, तो वो क्या है, प्रोसीजरल मेमोरी है. ठीक है, अब आगे चलते हैं. क्लासिकल कंडीशनिंग, तो क्लासिकल कंडीशनिंग का बेल और डॉग वाला एग्जाम्पल हमेशा याद रखना है, वो भी हमारी इम्प्लिसिट मेमोरी का ही पार्ट है. क्लासिकल कंडीशनिंग इज जब भी वो द डॉग फेल्ट हंग्री ऑन द साउंड ऑफ द बेल. ठीक है, व्हेन साउंड वाज एसोसिएटेड विद मील टाइम्स, तो वो क्लासिकल कंडीशनिंग भी इम्प्लिसिट मेमोरी में ही फॉल करेगी. लास्ट आती है प्राइमिंग. ठीक है, और प्राइमिंग क्या है हमारी, प्राइमिंग इज बेसिकली चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू फ्रीक्वेंट और रीसेंट एक्सपीरियंसेस. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव जस्ट हर्ड अबाउट एनी प्लेन क्रैश एक्सीडेंट, सो it is going to affect my memory and I'll be more conscious about the safety rules. ठीक है, तो that is going to affect my memory in a way. तो वो भी implicit memory का ही पार्ट है. तो ये सब लॉन्ग टर्म मेमोरी के ही पार्ट है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को तो ये चीजें पढ़नी है. मैंने इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी आपको कैटेगराइजेशन नहीं दी है. लॉन्ग टर्म मेमोरी में डिक्लेरेटिव आती है, नॉन डिक्लेरेटिव आती है. डिक्लेरेटिव के फर्दर 2 पार्ट्स है, एपिसोडिक, सिमेंटिक, और नॉन डिक्लेरेटिव के फर्दर 3 पार्ट्स है, प्रोसीजरल, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड प्राइमरी. अब क्वेश्चन देखते हैं. अब हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे. लॉन्ग टर्म मेमोरी देखिए, डिक्लेरेटिव मेमोरी, यस इट इज अ लॉन्ग टर्म मेमोरी. प्रोसीजरल मेमोरी, यस अगेन. एपिसोडिक मेमोरी, यस. सिमेंटिक मेमोरी, यस. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, चारों की चारों ऑप्शन जो है दे फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी. ठीक है जी, अब चलते हैं आगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इम्प्लिसिट लॉन्ग टर्म मेमोरी. अब देखिए, नॉट अ टाइप ऑफ इम्प्लिसिट, नॉट अ टाइप ऑफ इम्प्लिसिट, तो इम्प्लिसिट मेमोरी में 3 आती है, प्रोसीजरल, क्लासिक कंडीशनिंग एंड प्राइमिंग. तो अब देखते हैं ऑप्शंस. तो
तो क्लासिकल कंडीशनिंग आती है, प्राइमिंग आती है, प्रोसीजरल आती है, एपिसोडिक नहीं आती, इसका मतलब द आंसर शुड बी सी ओनली। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगेन टाइप ऑफ मेमोरी को हमारे को कनेक्ट करना है उनके मीनिंग से। तो अगर हमारे को बीच में कुछ नाम नहीं भी पता तो लेट्स ट्राई, गिव अ ट्राई। देखो जो उनसे पता है उससे तो करें। सिमेंटिक क्या होता है? मेमोरी ऑफ जनरल नॉलेज। सो ए गोज विद 3। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में 3 दिख रहा है मुझे। एपिसोडिक क्या होता है? लाइफ इवेंट से रिलेटेड होती है। सो एपिसोडिक बी गोज विद माई 4। ठीक है, तो B4 यानी कि अभी इसका मतलब पूरे चांसेस हैं हमारे कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, है ना। तो अब आप देख लो, वैसे भी ऑटोबायोग्राफिकल क्या होता है? जब सेल्फ के बारे में जो भी मेमोरी रिलेटेड है टू आवर सेल्फ, टू आवर ओन हिस्ट्री और आइडेंटिटी, दैट इज ऑटोबायोग्राफिकल। मीनिंग से ही पता चल रहा है। स्पेटियल क्या है? स्पेटियल इज रिलेटेड टू रूट्स और लोकेशन। ठीक है, मेमोरी ऑफ रिमेम्बरिंग द रूट टू ड्राइव होम, दैट इज स्पेटियल। तो स्पेटियल रिलेटेड ही लोकेशन से होता है। ठीक है, तो इन दिस वे द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए। नेक्स्ट, statement 1 says adolescence period is the transitional period of growth and development between childhood and adulthood. So everyone knows कि adolescence falls in between childhood and adulthood. ठीक है, good to go. Statement 1 is correct. Statement 2 says adolescence is a period of emotional stability and great relief. हमेशा याद कर लो, while we compare adolescent learners with adult learners, adolescents जो होते हैं they are emotionally unstable. ठीक है, क्यों? क्योंकि उनमें हार्मोनल चेंजेस होती हैं। ठीक है, तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल ओवर देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। ठीक है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस। एक चीज हमारे को ना ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखनी है। पहली बात तो दे आर आस्किंग स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स? इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। और इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है इंटेलिजेंस रिलेटेड। तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं एडोलेसेंस में, जैसे पर्सनल हो सकती हैं, इंटेलेक्चुअल हो सकती हैं, देन इमोशनल हो सकती हैं, सोशल हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पूछी है एडोलेसेंट की इस क्वेश्चन में। दे आर आस्किंग अबाउट इंटेलेक्चुअल characteristics. So intellectual means which are related to intelligence. ठीक है, तो पल्स रेट, अब आप ये देखो, यहां से आप इसका आंसर डिड्यूस कर सकते हो। इंक्रीज इन पल्स रेट, दिस इज नोवेयर कनेक्टेड टू इंटेलिजेंस लेवल ऑफ द एडोलेसेंट्स। तो ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब आप देखो, डी यहाँ है, डी यहाँ है, डी यहाँ है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। इसका मतलब द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज सी। तो BCE बोल रहे हैं, BCE चेक कर लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन, येस इट कैन बी वेरी वेल कनेक्टेड विद इंटेलेक्चुअल लेवल्स। ठीक है, स्पैन ऑफ अटेंशन ये भी कनेक्ट किया जा सकता है। डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग, दिस कैन ऑल्सो बी वेरी वेल कनेक्टेड विद इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एडोलेसेंट्स। ठीक है जी, ऐसे आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं हम। तो सी आंसर रहेगा इसका। व्हाट आर द लर्निंग स्टाइल्स अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स वाक मॉडल ऑफ लर्निंग। तो बहुत ही पॉपुलर मॉडल है। वाक का मतलब हमें पता है, दैट इज विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग एंड राइटिंग एंड काइनेस्थेटिक। सो काइनेस्थेटिक होता है लर्निंग बाय डूइंग, जो खुद से करके सीखते हैं। ठीक है, तो विजुअल देखकर, ऑडिटरी सुनकर, रीडिंग एंड राइटिंग नोट्स ले लेकर करते हैं, और काइनेस्थेटिक होते हैं लर्निंग बाय डूइंग। तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लर्नर्स लर्न विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स। तो देखकर आप कर सकते हो फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स को। सो द आंसर शुड बी विजुअल। ठीक है, स्टूडेंट इज अ स्लो लर्नर। एक स्टूडेंट की सिचुएशन दे दी है कि एक स्टूडेंट है हमारे पास जो कि स्लो है। व्हाट स्ट्रैटेजी कैन अ टीचर एम्प्लॉय फॉर हिम और हर। तो क्या बाकी सारी ऑप्शंस पे चेक लगा लो, तो आपको पता चलेगा कि आंसर क्या है। प्रोवाइड वीडियो लेक्चर, ओके, थोड़ा समवट पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नो नीड टू फैसिलिटेट, तो ये तो सेटिसाइड कर दो, नहीं हो सकता आंसर। टेल हिम और हर टू टीम ऑन हिज और हर ओन, नो। कोई भी स्लो लर्नर होगा ना, तो टीचर उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी, गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी उसको। ठीक है, उसको बोलेगी प्राइवेट ट्यूशन ले लो। हाँ, कितना स्टूपिड सा ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है, प्रोवाइड वीडियो लेक्चर ऑफ द टॉपिक, ताकि वो ग्रास्प कर पाए इजिली टॉपिक को, और फिर ही शुड कम एट द पेस ऑफ द अदर लर्नर्स। ठीक है, which one of the following developmental areas of individual differences will be affected if a child does not want to play with other children. So अगर child introvert है, he is feeling shy to play with other persons, तो हमेशा
इट इज गोइंग टू इफेक्ट द सोशल डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो दूसरों से जब भी हम इंटरेक्ट करते हैं या एबिलिटी टू रिलेट वन सेल्फ विद अदर्स, दैट इज बीन कैटेगराइज एज सोशल डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है जी। Which of the following is usually not a characteristics of adult learner? Adult learner की characteristics कौन सी नहीं है? तो self learning. So adult learners are self learners. Time flexible होता है उनके लिए, कभी भी बैठ के रात दिन ऑफिस गोअर्स होते हैं, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, टाइम मैनेजमेंट इनके लिए बहुत जरूरी है. सोशल लर्निंग यस. सो रोट लर्निंग जो होती है वो टोडलर्स में होती है, नॉट इन एडल्ट लर्नर्स. तो आंसर क्या होना चाहिए? बी, ठीक है. अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा है. पहली बात तो कैरेक्टरिस्टिक्स एडोलेसेंट्स की बतानी है और कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बतानी, जर्नल देखनी है कि एडोलेसेंट कैसे होते हैं. इंक्रीजिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम एडल्ट कंट्रोल, रैपिड फिजियो, तो ये तो 100% होगा, रैपिड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है. एडोलेसेंट्स कभी भी लर्नर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर नॉट इमोशनली मेच्योर्ड एंड दे डू नॉट एक्ट रैशनली. तो ये होती है एडल्ट लर्नर्स की कैटेगरी, एडल्ट लर्नर्स की कैटेगराइजेशन होती है, ठीक है. इंक्रीज फोकस ऑन एक्टिविटीज विद पीयर ग्रुप्स, और अगर हम इसको देखें तो अब आप ऑप्शंस में देख लो कि सी एंड डी तो कभी भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एडोलेसेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है. तो सी और डी की ऑप्शन कहाँ फॉल कर रही है हमारी? तो सी और डी हमारे को सी और डी नहीं चेक करना है इसमें, ठीक है, क्योंकि हमारे को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट देखने हैं. तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं दे आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट एडल्ट्स, ठीक है. तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और इसमें भी सी हो रहा है, तो इसलिए ए कैन नॉट बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. सो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज ऑप्शन डी, दैट इज ए, बी एंड ई, ठीक है जी. ओके. सो इंक्रीजिंग इंडिपेंडेंस होती है फ्रॉम द एडल्ट कंट्रोल. कंप्लीट इंडिपेंडेंस किस केस में होती है? एडल्ट लर्नर्स के केस में होती है, ठीक है जी. आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर्स. अब हमसे ये पूछा गया है कि विच आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर्स, ठीक है. पहली बात, अगर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर्स दिया हुआ है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे कर लो, वी हैव टू फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट लर्नर्स, ठीक है. तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट लर्नर्स फाइंड आउट कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, देन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट अवर राइट आंसर, ठीक है. ओके. तो ये जो होते हैं ये मेरा एडल्ट लर्नर होता है, ठीक है, ये भी एडल्ट लर्नर होता है. देयर आर कीवर्ड्स, दे आर मैच्योर लर्नर्स, दे कैन एक्ट रैशनली, ये एडल्ट लर्नर्स की निशानी है, ठीक है. दे सर्च फॉर अ रीजनेबली स्टेबल आइडेंटिटी, चलो एक बार को मान लेते हैं, इसमें कंफ्यूजन होगी. दे कैन मेक बैलेंस्ड, अगेन ये एडल्ट लर्नर की निशानी है. तो बचा क्या मेरा? दे सर्च फॉर, तो ये बचा, और दे ऑफन क्वेश्चन कंटेम्पररी वैल्यूज. सो दिस इज द निशानी ऑफ माई एडोलेसेंट लर्नर्स. क्योंकि जो भी हो रहा होता है कि घर में ये क्यों हो रहा है, मेरे घर में ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ये ऐसा क्या होता है, मेरी फैमिली में ऐसे क्यों हो रहा है, सो दे ऑफन क्वेश्चन कंटेम्पररी वैल्यूज. तो ये एडोलेसेंस की निशानी है, ठीक है. तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी एंड ई. तो वेदर यू आर फाइंडिंग आउट दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट लर्नर्स और नॉट दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर्स, एक कोई बात है. तो सी और ई इसका आंसर हो जाएगा. आगे चलते हैं. लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को उनकी डिस्क्रिप्शन से मैच करना है. तो अकेडमिक दी हुई है, सोशल दी हुई है, इमोशनल दी हुई है, कॉग्निटिव नहीं भी पता तो कॉग्निटिव होता है ब्रेन रिलेटेड, एकेडमिक होता है आपका करिकुलम या कोर्स रिलेटेड. तो यहाँ पे मेरा देखो दो ऑप्शन तो मुझे पता है. सोशल और इमोशनल में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, बट जब भी हम दूसरों के साथ रिलेशन की बात करते हैं, पीयरमेट्स के साथ इंगेज होने की बात करते हैं, तो वो सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, दैट इज नॉट इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है. तो एनकोडिंग और डिकोडिंग जो है वो आपका ब्रेन का फीचर है, ठीक है. तो कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में फॉल करना चाहिए. डी मस्ट गो विद 1. तो अगर आप देखोगे D1 इसी में दिया हुआ है ऑप्शन सी में, बाकी आप चेक कर लो. ए गोज विद 2, ठीक है ना. डिफरेंट थीम्स इन हिज और हर कोर्स व्हेन नीडेड. सोशल क्या होता है? टीम मेंबर्स के साथ कनेक्ट करना, ठीक है. तो बी गोज विद माई 3. सब जा रहा है. सो सी हो गया. इमोशनल में हो गया, लर्नर स्टार्ट्स रिस्पेक्टिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस एविडेंट इन लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ठीक है. आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर्स. अब सिंपल से अगेन क्वेश्चन आया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर्स बताना है. तो अगेन दे कैन एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल, यस दिस कैन बी द आंसर, दिस शुड बी द आंसर. एबिलिटी टू एक्ट रैशनली, अगेन दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर्स, ठीक है. और फिजियोलॉजिकल ग्रोथ जो होता है ना वो मेरा उसमें होता है, एडोलेसेंट्स में होता है.
इंक्रीज फोकस ऑफ एक्टिविटीज विद पीयर ग्रुप्स, तो ये भी मेरा एडोलेसेंट लर्नर्स की निशानी है कि इंक्रीज, धीरे धीरे पीयर ग्रुप्स के साथ मिक्सअप होना, तो मतलब उनके साथ डेवलप होना, उनको लगता है हमारी लाइफ का एक ये बहुत बड़ा मकसद है, ठीक है ना. लर्निंग टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ गाइडेंस, तो दे आर लर्निंग टू बी इंडिपेंडेंट, तो वो एडोलेसेंट्स में आएगा. अगर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स है एडल्ट लर्नर की, तो ये भी आंसर नहीं है इसमें. तो बेसिकली इसमें सी एंड डी आंसर होना चाहिए, ठीक है. आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर, तो अभी जब मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कशन करी थी टाइप्स ऑफ लर्नर्स में, तो फील्ड इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट लर्नर्स होते हैं. इंडिपेंडेंट होते हैं जो अपने आप खुद से काम कर रहे हैं. दे बेसिकली लाइक टू कम्पीट, दे डू नॉट वांट टू बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप, दे डू नॉट वांट टू कोऑपरेट, मतलब कोऑपरेशन में इतना बिलीव नहीं करते, कंपटीशन में करते हैं और हमेशा डिटेल में जाना चाहते हैं करिकुलम की, ठीक है. जबकि डिपेंडेंट लर्नर्स जो होते हैं, फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स होते हैं, दे रिलाई ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टीचर, एट द सेम टाइम दे गेट टू हैव द ओवरऑल व्यू ऑफ द करिकुलम, ठीक है. इतना डिटेल्स में नहीं जाते हैं. एंड दे लाइक टू कोऑपरेट. अब चलते हैं इनके आंसर लगाने में, ठीक है. हमसे पूछा गया फील्ड इंडिपेंडेंट, तो फील्ड इंडिपेंडेंट की सबसे पहली जो निशानी है वो ये है, कैन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, तो ई तो होना ही चाहिए. इसका मतलब ये दोनों ओवररूल हो गई. अब चलते हैं लाइक टू कम्पीट. अभी मैंने आपको बताया यस दे लाइक टू कम्पीट. दे फोकस ऑन डिटेल ऑफ करिकुलम मटेरियल्स, यस, ठीक है. तो इसका आंसर होना चाहिए बी, सी एंड ई. ओके फाइन, आगे चलते हैं. अब हमें फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, तो ग्लोबल एस्पेक्ट्स देखते हैं, डिटेल में नहीं जाते हैं. फील्ड डिपेंडेंट जो होते हैं ग्लोबल एस्पेक्ट्स में जाते हैं. तो यस दिस विल बी द कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है. और दे सीक गाइडेंस एंड डेमोन्स्ट्रेशन फ्रॉम द टीचर एंड दे लाइक टू कोऑपरेट, ठीक है जी. तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी, दैट इज ए, डी एंड ई. नेक्स्ट, which of the following need to be inculcated for developing 21st century skills of the students by a teacher. तो students में 21st century के skills डालने हैं, inculcate करने हैं, तो क्या जरूरत है. विच ऑफ द फॉलोइंग नीड टू बी इनकलकेटेड, तो क्या डालने की जरूरत है, क्रिएटिविटी. रोट लर्निंग नहीं होता कभी भी, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखोगे तो रोट लर्निंग इज नॉट दी लर्निंग आउटकम, ठीक है जी. क्रिटिकल थिंकिंग हमेशा रहता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग हमेशा रहता है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो लर्निंग की जाती है दैट इज वेरी शॉर्ट लिव्ड और बहुत ही नैरो ऑब्जेक्टिव है लर्निंग का, ठीक है. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए, सी एंड डी. आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल कैरेक्टरिस्टिक, तो सोशल की मैंने आपको निशानी हमेशा बताई है. सोशल का मतलब होता है एबिलिटी टू रिलेट वन सेल्फ विद अदर्स, ठीक है जी. आगे चलते हैं. When competent readers encounter new sentences in their native language, they read them automatically. It is an example of which kind of learning. तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से क्वेश्चन उठ के आया है. तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की अगर हम बात करें तो ये 4 तरह के और ट्रांसफर हमें करने हैं. हाई रोड ट्रांसफर, नियर ट्रांसफर, लो रोड ट्रांसफर, फार ट्रांसफर. अब आपको लगेगा कि जो नियर ट्रांसफर और लो रोड ट्रांसफर है वो सिमिलर साउंड कर सकता है, और हाई रोड और फार ट्रांसफर में भी कंफ्यूजन हो सकती है. तो पहले ना इनके कीवर्ड्स जान लेते हैं और इनको समझ लेते हैं कि मकसद क्या है कहने का. तो पहले हम जानते हैं नियर ट्रांसफर. नियर ट्रांसफर क्या होता है, वेन एवर वी ट्रांसफर प्रीवियस नॉलेज टू न्यू सिचुएशन विच इज क्लोजली सिमिलर, ठीक है, टू इनिशियल सिचुएशन. तो जहां मैंने लर्निंग सीखी थी प्रीवियसली और मैं अब नई सिचुएशन में उसको अप्लाई कर रही हूं, तो बेसिकली दैट इज माई ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है. बट वो सिचुएशन कैसी है, विच इज वेरी मच सिमिलर टू द इनिशियल सिचुएशन. तो इसका कीवर्ड रहता है क्लोजली सिमिलर, ठीक है. ऐसे ही अगर मैं फार ट्रांसफर की बात करूं तो हम प्रीवियसली एक्वायर्ड नॉलेज को अप्लाई करते हैं न्यू सिचुएशन में, बट दैट न्यू सिचुएशन इज एंटायरली डिसिमिलर, ठीक है ना. तो सिमिलर का ऑपोजिट क्या होता है, डिसिमिलर टू इनिशियल सिचुएशन, ठीक है. अब ये समझ में आ गया नियर और फार, ओके.
तो जैसे कि अभी अगर मैं अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन दी अदर टू पार्ट्स, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं लो रोड ट्रांसफर और हाई रोड ट्रांसफर। अब लो रोड ट्रांसफर का मतलब ये है कि जो एफर्टलेस होता है, एफर्टलेस एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज होती है या ऑटोमेटिक एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज होती है फ्रॉम द प्रीवियसली एक्वायर्ड नॉलेज, उसको बोलते हैं लो रोड ट्रांसफर। और हाई रोड हमेशा क्या होता है, माइंडफुल ट्रांसफर। माइंडफुल ट्रांसफर का मतलब है कि आप कॉन्शियसली उस ट्रांसफर को कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल माइंडफुल ट्रांसफर का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो वॉट एवर रूल्स यू हैव लर्न टू लर्न एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे मान लो जावा सीखा और उसको पाइथन में अप्लाई करना है, तो देयर वुड बी अ माइंडफुल ट्रांसफर, है ना। तो इसको बोलते हैं हाई रोड ट्रांसफर। तो एफर्टलेस है, ऑटोमेटिक है। अब आप देखो क्वेश्चन में आपको कीवर्ड दिख गया होगा, व्हेन कॉम्पिटेंट रीडर्स एनकाउंटर न्यू सेंटेंसेस इन देयर नेटिव लैंग्वेज दे रीड देम ऑटोमेटिकली। नेटिव लैंग्वेज में जो लिखा हुआ आ जाता है ऑटोमेटिकली हम झट से पढ़ देते हैं। एफर्टलेस हो गया ना, ऑटोमेटिक हो गया, तो ये इसका आंसर क्या है, लो रोड ट्रांसफर। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और टाइप ऑफ ट्रांसफर देखते हैं। व्हेन स्टूडेंट्स हु हैव लर्न टू टाइप ऑन अ टाइपराइटर ट्रांसफर दिस स्किल टू टाइपिंग ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड। तो सिमिलर सिचुएशन में टाइपराइटर पे सीखा, अब उसी को आप QWERTY कीबोर्ड में कंप्यूटर पे अप्लाई कर रहे हो, तो सिमिलर वाले का क्या कीवर्ड है, किसका कीवर्ड है, नियर ट्रांसफर का। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, नियर ट्रांसफर। ठीक है जी। अब चलते हैं, इफ द मोबाइल नंबर ऑफ द फ्रेंड चेंजेस एंड यू ऑफन कंटिन्यू टू डायल हिज फॉर्मर नंबर, इट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रेंड का नंबर चेंज हो गया है, पुराना नंबर डायल करे चले जा रहे हैं, तो वो क्या है, नेगेटिव ट्रांसफर, बिकॉज यू हैव लर्न समथिंग प्रीवियसली, नाउ दैट प्रीवियसली एक्वायर्ड नॉलेज इज पुटिंग ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस इन योर न्यू लर्निंग, दैट इज नथिंग बट दैट इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जो फैसिलिटेट करे वो पॉजिटिव होता है, जो डिसफैसिलिटेट करे या जो हिंड्रेंस पैदा करे, जो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करे, वो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। विच पीरियड ऑफ लर्निंग शोज नो इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग कर्व, विच पीरियड ऑफ लर्निंग शोज नो इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग कर्व। तो लर्निंग कर्व क्या होता है कि इट इज अ रेट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेट एट विच द लर्निंग इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, मैंने अभी आपको दिखाया भी था, स्पर्ट्स, प्लेट्यूज, इनिशियल स्टेज, कुछ इरेगुलर प्रोग्रेस भी होती है। तो प्लेट्यू क्या होता है, नो इम्प्रूवमेंट वाला सिचुएशन होता है। नो इम्प्रूवमेंट मतलब किस वजह से नो इम्प्रूवमेंट हो रही है, क्योंकि देर आर वेरियस फैक्टर्स एसोसिएटेड विद दैट नो इम्प्रूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारा अटेंशन डाइवर्ट हो गया, इंटरेस्ट डाइवर्ट हो गया, ठीक है, हम भटक गए रास्ते से। सो दैट इज वाई नो लर्निंग इज टेकिंग प्लेस एट दिस प्लेट्यू स्टेज ऑफ लर्निंग कर्व। ठीक है, तो जहां हमारे मेंटोर, जो पेरेंट्स, जो हमें गाइड करने वाले थे, दे आर नो मोर हेल्पिंग अस, तो वो हो गया जो कि एक सैचुरेशन लेकर आ जाता है प्लेट्यू में, प्लेट्यू स्टेज ऑफ लर्निंग में। ठीक है, तो आंसर इसका रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ प्लेट्यू। अब कॉजेज ऑफ प्लेट्यू मैंने आपको बोला, लैक ऑफ बैलेंस अमंग वेरियस फेजेस ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्किल, क्योंकि स्किल बहुत कॉम्प्लेक्स होता है तो वी आर नॉट एबल टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन दी फेजेस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स स्किल विच वी वांट टू लर्न। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही सीखनी है या कुछ भी, आप कोई भी कोर्स करिकुलम पढ़ रहे हो, तो कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ गई एंड यू आर नॉट एबल टू मेंटेन द बैलेंस इन बिटवीन। ठीक है, अब आप तीनों ऑप्शंस पढ़ जाओ फट से, देखो तीनों आपको दिखेंगी, दे कैन बी द कॉजेज ऑफ प्लेट्यू, लेकिन फोर्थ वाली जो है वो पॉजिटिव है, सो दैट कैन नॉट बी द कॉज ऑफ प्लेट्यू। प्लेट्यू का मतलब क्या है, नो लर्निंग इज टेकिंग प्लेस, नो इंप्रूवमेंट इज देयर। तो फटीग और बोर्डम की वजह से भी हम प्लेट्यू की स्टेज पे आ सकते हैं। शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन, ये तो मैंने आपको बताया ही है अभी, तो ये तीनों रहेंगे, लेकिन डी जो है इसका आंसर नहीं होगा। तो अकॉर्डिंगली दिस कैपिटल ए शुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, कैपिटल ए विद इन ब्रैकेट्स। ओके, Okay, given below are two statements. Plateau is a period of no improvement. Yes, this statement is correct. In plateau, the rate of learning first increases and then decreases. नहीं, ऐसा नहीं होता, वो लर्निंग की स्टेज नहीं है, लर्निंग कर्व की स्टेज नहीं है, प्लेट्यू में नो इम्प्रूवमेंट होती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट रहेगी, वेयर एज स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है,
what higher order knowledge can make the difference between how well and quickly one student learn material? So higher order knowledge कौन सी होती है? मेटाकॉग्निशन. मतलब जब हम खुद से अपने बारे में स्टडी करते हैं, अपने बारे में जानते हैं, थिंकिंग अबाउट ओन थिंकिंग, दैट रेफर्स टू माई मेटाकॉग्निशन स्किल्स. ठीक है, ओके. सो जैसे कि अपनी प्रोग्रेस को सेल्फ मॉनिटर करना, अपने आप को खुद से रिवॉर्ड करना, मैंने आज ये अचीव किया, ओके, लेट मी हैव अ चॉकलेट, लेट मी हैव अ शेक और आइसक्रीम, व्हाटएवर. सो दैट इज माय मेटाकॉग्निटिव स्किल्स. ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा मेटाकॉग्निशन. और हम खुद से मॉनिटर करते हैं, खुद से प्लान करते हैं, ये सब मेटाकॉग्निशन का पार्ट रहता है. खुद से इवेलुएट करते हैं. ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यही है. सो मेटाकॉग्निशन के कौन कौन से स्किल्स हो गए? प्लान कर रहे हो आप, मॉनिटर कर रहे हो, अपने आप को इवेलुएट कर रहे हो. सो दैट इज नथिंग टू डू विद डेवलपिंग और कॉस्टिंग. ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए ए, सी एंड ई. इट मीन्स दिस बी. ओके, फाइन. सो आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखने के लिए आप ह्यूमन पेरिटस चैनल के को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट कि आप नोटिफिकेशन पा सकें जब भी कोई नया वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड अपलोड हो. ठीक है, धन्यवाद. ऑल द बेस्ट.